नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस विशेष कार्यक्रम में। दर्शकों, कट्टरता की कटार जब मनोभावों पर कुठाराघात करती है तो अपराध का जन्म होता है, और जब अपराध का जन्म होता है तो तमाम सारी समस्याएं उसके निराकरण के लिए उत्पन्न हो जाते हैं। निराकरण कैसे हो, यह एक बहुत बड़ी समस्या होती है, और किसी भी अपराध के निराकरण में जो सबसे बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है वो एक अधिवक्ता की होती है। अधिवक्ता समाज का सबसे प्रबुद्ध वर्ग माना जाता है, जिसके बिना हम एक बेहतर समाज की कल्पना नहीं कर पाते हैं। तो आज हमारे साथ एक ऐसे ही अधिवक्ता हैं जिन्होंने अपने जीवन में बिल्कुल एकदम निचले पायदान से जो अपनी यात्रा शुरू करके और आज शीर्ष पर हैं। आपका नाम है शंकर शरण तिवारी जी, शंकर शरण त्रिपाठी जी, और आप सिविल कोर्ट में विधि व्यवसाय करते हैं। तो आपके जीवन वृत्त के बारे में जानेंगे और उसके बाद फिर विधि सिद्धांतों पर हम चर्चा करेंगे। तो त्रिपाठी जी, आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। धन्यवाद। जैसा कि हमने बता दिया, आपका नाम त्रिपाठी तिवारी का भेद जो तो एक बार आप चाहेंगे तो आप अपना भी नाम बता देंगे और आपके माता व पिताजी का क्या नाम है और आपका जो जन्म स्थान है उसके बारे में जरा हमारे दर्शकों को बता दीजिए। जी, मैं शंकर शरण त्रिपाठी, हमारे पिता स्वर्गीय आद्या शरण त्रिपाठी और माता जी का नाम स्वर्गीय बृजमती देवी था। हमारे पिताजी पेशे से प्रसार अध्यापक थे। प्रसार माने ऐसे विद्यालय में उनकी नियुक्ति होती थी जहाँ पर खेती वगैरह रहती थी। कृषि प्रसार अध्यापक, अच्छा, एक्सटेंशन हाँ, कृषि के प्रसार के संबंध में वो एक्सटेंशन टीचर थे। अच्छा। आपका जो जन्म स्थान है वो कहाँ है? हमारा जन्म स्थान ये कसिया रोड पर कुसमी बाजार है। कुसमी बाजार के बगल में एक दुबौली गाँव है। अच्छा। तो दुबौली, लेकिन हमारे पूर्वज जो है वो चिउटहा बसावनपुर। अच्छा, बसावनपुर जी, चिउटहा बसावनपुर से सेवई में आए। तो हमारे बड़े पिताजी सेवई में रह गए और सेवई से फिर हमारे पिताजी चूँकि प्रसार अध्यापक थे और यहाँ खेती वगैरह थी तो खेती होती देखने के लिए तो हम लोग यहाँ दुबौली में जो है। अच्छा, तो इस समय आप मतलब गोरखपुर से कुशीनगर वाले रोड पर जो दुबौली गांव है? जी, कुसमी बाजार से उत्तर तरफ है दुबौली। वहीं से हम अभी भी वर्तमान समय में भी, अच्छा, मैं भी जो है वो कृषि कार्य के साथ साथ जो है अधिवक्ता का कार्य करता हूँ। घर पर खेती बाड़ी जो है उसको देखता हूँ, पिताजी की जो विरासत है, और उसके साथ गांव से ही आकर के अपना व्यवसाय करता हूँ। गांव से आपका कचहरी में आना जाना गांव से होता जी, है? गांव से होता है। अच्छा, आपकी जो प्रारंभिक शिक्षा शुरू हुई वो कहाँ से हुई? प्रारंभिक शिक्षा भी हमारी गाँव से प्राथमिक विद्यालय कुसमी बाजार से शुरू हुई। अच्छा। और फिर जूनियर हाई स्कूल VT भगवानपुर में मैं पिताजी के साथ चला गया। पिताजी हमारे रात्रि में वहीं रहते भी थे। अच्छा। फिर 9th और 10th में मैं MG इंटर कॉलेज में। फिर जो है वो कृषि से जुड़ा होने के नाते मैं चला गया एग्रीकल्चर की शिक्षा लेने। अच्छा। मदन मोहन मालवीय इंटर कॉलेज भाटपारा रानी से इंटरमीडिएट की परीक्षा उत्तीर्ण किया। अच्छा। और एक जगह कृषि के विभाग में ही हमारी नियुक्ति भी होने वाली थी। रास्ते में आते हुए एक आदमी मिले, उन्होंने बताया कि जो है वो ला का करना चाहिए, क्योंकि अगर थोड़ा आदमी परिश्रम कर देता है तो जुडिशरी में चला जाता है। उनके सुझाव को मान करके फिर मैं ग्रेजुएशन दिग्विजयनाथ डिग्री कॉलेज से किया और फिर विधि की शिक्षा गोरखपुर विश्वविद्यालय, पंडित दीनदयाल गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर से हुई। और 92 से हम आ गए श्री रमापति शुक्ला जी के सानिध्य में। नहीं, रमापति शुक्ला जी का तो सानिध्य जो है अगर आपको मिला है तो जी काफी दिनों तक सानिध्य मिला। हम गांव से आकर के ज्ञान के भंडार है वो जो है। गांव से आकर के चैम्बर अटेंड करके फिर हम जाते थे कचहरी। मतलब 8 बजे गुरुजी के यहाँ हम होते थे उस समय अपने शुरुआती जीवन में। अच्छा। और अधिवक्ता का शुरुआती जीवन कठिनाइयों के दौर से गुजरता है। अधिवक्ता जो है वो विश्वास की पराकाष्ठा है। जैसे विश्वास जब तक नहीं होगा क्लाइंट का तब तक वो आपको कार्य नहीं देगा। और विश्वास तब पैदा होगा जब वो आपको अपने देख लेगा सानिध्य में काम देख लेगा कि हाँ इन काम करने की क्षमता इनकी है, तब जो है वो काम मिलना शुरू होगा। और जब काम
कराते जाएंगे आप, काम होता रहेगा। तो अधिवक्ता की वही पूंजी है, जो क्लाइंट है वही फिर दूसरे को भेजते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, उनका विश्वास जमता है तो फिर दूसरे को ऐसे जो है विधि व्यवसाय में। तो इसलिए हम अनवरत चलने वाली प्रक्रिया है। शादी कब हुई, वकालत करने के बाद या नहीं, वकालत पहले हो गई थी। अच्छा, शादी जो है पत्नी हमारी 1990 में ही आ गई थी। 4 बच्चियों के बाद जो है अच्छा, माता जी के आशीर्वाद से और वैष्णो माता जी की कृपा से अच्छा, एक पुत्र पैदा हुआ जो शुरू से ही लहसुन प्याज का सेवन नहीं करता है। अच्छा, शुद्ध रूप से शाकाहारी है जन्म। बड़ी बिटिया हमारी जो है MSc करके अच्छा, यहीं पर टीचर है, एक ही स्कूल है। अच्छा, गोरखपुर में है। गोरखपुर में ही सिविल लाइंस में। और दूसरे नंबर की वो बीटेक करके गेट क्वालिफाई करके BSNL में इंजीनियर है। दूसरे आप भाई कितने हैं? हम 3 भाई हैं, तो जिसमें नंबर? सबसे बड़े हम ही हैं। अच्छा, और दूसरे नंबर के हमारे जो भाई हैं वो अध्यापक हैं प्राथमिक विद्यालय में। और तीसरे नंबर वाले भाई हमारे जो है वो मैनकाइंड जो दवा की कंपनी है उसमें जो है मैनेजर थे अभी। अच्छा, उसमें जो है जी कार्यरत हैं। आपके पिताजी कितने भाई थे? पिताजी हमारे 2 भाई थे। बड़े पिताजी हमारे सेवाई में वहीं रह गए, उनका परिवार सेवाई में, और हम लोगों का परिवार यहाँ दुबौली में। दुबौली में जी। चलिए ठीक है, तो ये जीवन वृत्त रहा। अब जो है हम विधिक सिद्धांतों पर थोड़ा बातचीत करेंगे जो है, क्योंकि आपराधिक मामलों से जुड़े हुए हैं आप क्रिमिनल लॉयर हैं जी। तो जमानत के बारे में जो उपबंध है हमारे यहाँ दंड प्रक्रिया संहिता में जी। वो सेक्शन 436 से शुरू होता है जी, उसका जो है। तो जमानत जैसे जमानती अपराध और अजमानती अपराध, यहीं से मैं चाहूँगा कि आप हमारे दर्शकों को बताएं कि ये जमानती अपराध और अजमानती अपराध क्या है, ये जो है क्या है, इसमें भेद क्या है, क्या कहेंगे? जमानती अपराध और अजमानती अपराध, जैसा कि नाम से यह स्पष्ट है, जमानती अपराध जिसमें जमानत आपका एक मैटर ऑफ राइट होता है, आप उसको आपका अधिकार होता है कि उसमें आपको जमानत दे दिया जाए। यह जमानती अपराध जो है, कौन सा अपराध जमानती होगा, कौन सा अपराध अजमानती होगा, ये हमारा जो है दंड प्रक्रिया संहिता के अनुसूची में जो है ये लिखा हुआ है। अगर कहीं नहीं लिखा या जो भी स्पेशल एक्ट है, जो स्पेशल एक्ट है उसमें भी ये दिया गया है कि अपराध जमानती होंगे अथवा अजमानती होंगे। जहाँ पर किसी अपराध के मामले में कहीं कुछ ये न लिखा हो कि ये जमानती होगा या अजमानती होगा, वहाँ उसके दंड की मात्रा से हम देख सकते हैं कि ये अगर उसका 2 वर्ष तक का दंड है तो वह जमानती अपराध माना जाए। और हमें लगता है कि संज्ञेय और असंज्ञेय की भी एक वर्गीकरण इसी तरह से होता होगा। संज्ञेय मामले में, संज्ञेय मामला जो है वो उसमें पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है। असंज्ञेय मामले में बिना न्यायालय के आदेश के, बिना वारंट लिए वो गिरफ्तार नहीं कर सकती है। तो अग्रिम जमानत, अंतरिम जमानत नहीं, और नियमित नहीं। जैसे अग्रिम जमानत और नियमित जमानत, मैंने एंटीसिपेटरी बेल और रेगुलर बेल। तो अंतरिम जमानत जो होती है, जब कोई व्यक्ति रेगुलर बेल में आता है, जैसे न्यायालय के समक्ष हाजिर होता है, और उसमें जो है 7 वर्ष से कम की सजा है, जो अभी सत्येंद्र कुमार अंटिल जी के मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा जो अगर 7 वर्ष से कम दंडनीय अपराध से दंडनीय मामला है तो फिर जो है न्यायालय जो है उसको रेगुलर बेल के जमानत प्रार्थना पत्र के निस्तारण किए जाने की अवधि तक के लिए अंतरिम जमानत पर छोड़ देती है। 60 टर्म बेल उसको जो है वो अंतरिम जमानत पर छोड़ देती है। मतलब पुनः जो तिथि नियत करती है माननीय न्यायालय, उस तिथि को वह व्यक्ति पुनः न्यायिक अभिरक्षा में होता है, तब उस फिर रेगुलर जमानत प्रार्थना पत्र की सुनवाई होती है। तो रेगुलर जमानत प्रार्थना पत्र, नियमित जमानत और एंटीसिपेटरी बेल में अंतर यह है कि एंटीसिपेटरी बेल में व्यक्ति को अभिरक्षा में न्यायालय की कस्टडी में होना जरूरी नहीं है, और रेगुलर बेल में जब तक आप न्यायालय की अभिरक्षा में नहीं होंगे तब तक उस आपके जमानत प्रार्थना पत्र पर सुनवाई नहीं की जाएगी। एंटीसिपेटरी बेल की जो व्यवस्था है वो 438 में शायद सेक्शन 438 दंड प्रक्रिया संहिता में इसकी व्यवस्था है। तो अंतरिम जमानत उत्तर प्रदेश में ये प्रतिबंधित कर दी गई थी। जी 75 से ये 2019 से
किन किन मामलों में अग्रिम जमानत ली जा सकती है? जी जी, जैसे बहुत गिरफ्तारी अच्छा की प्रश्न है आपका। आशंका। जी जी, अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तारी की आशंका है और वह ख्याति प्राप्त व्यक्ति है, उसको ये लगता है कि पुलिस की गिरफ्तारी से उसके ख्याति पर जो है वो उसकी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचेगा या अपमानित होगा, तो वह जो है वह अपने अधिवक्ता के माध्यम से अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र सत्र न्यायालय अथवा उच्च न्यायालय, अच्छा। अग्रिम जमानत की जो व्यवस्था है वो सीधे हमारा जो है जिला एवं सत्र न्यायालय महोदय के वहाँ प्रस्तुत की जाती है, अथवा उच्च न्यायालय, दोनों में से हम किसी एक जगह अपनी अग्रिम जमानत, तो पहले कोशिश लोग करते हैं कि पहले यहीं से सत्र न्यायालय में प्रस्तुत कराएं, अगर यहाँ से निरस्त हो जाती है तो उच्च न्यायालय जाते हैं, लेकिन अगर वो कोई व्यक्ति चाहे तो सीधे उच्च न्यायालय में भी अपनी अग्रिम जमानत प्रस्तुत कर सकता है, उस पर कोई प्रतिबंध नहीं है। अच्छा। अग्रिम जमानत, अब जो आपका प्रश्न था कि अग्रिम जमानत किन किन मामलों में नहीं दी जाएगी, अग्रिम जमानत जो है, जो प्रार्थना पत्र तुरंत ही कि कुछ मामले, जैसे अगर किसी अपराध में मृत्यु दंड का प्रावधान है, अच्छा, अगर किसी अपराध में मृत्यु दंड का प्रावधान है, जैसे धारा 302 हत्या के मामले में आप अग्रिम जमानत जो है वो आपका प्रार्थना पत्र पोषणी नहीं है, लेकिन कुछ मामलों में अगर पोषणी ही नहीं है तो मतलब नहीं प्रस्तुत कर सकते न्यायालय गुण दोष के आधार पर उसका डिसाइड। और जो मामले हैं जैसे NDPS एक्ट हुआ, अच्छा। शासकीय गुप्त अधिनियम हुआ, अच्छा, SC/ST एक्ट का मामला हुआ, उसमें सेक्शन SC/ST वाले में धारा 18 SC/ST एक्ट में ही लिखा हुआ है अच्छा। कि आपको अग्रिम जमानत नहीं दी जाएगी। अच्छा, गैंगस्टर एक्ट का मामला हुआ, इन सब मामलों में अग्रिम जमानत जो है नहीं दी जाएगी। अच्छा। और अभी संशोधन करके जो है धारा 376 क ख से मतलब यह उसका है, हम धारा ना बता करके, कि जैसे अगर 12 वर्ष से कम उम्र की, अच्छा, स्त्री के साथ, जी 12 वर्ष से कम उम्र की स्त्री के साथ अगर बलात्कार है तो उसमें अग्रिम जमानत नहीं प्रदान की जाएगी। फिर अगर 16 वर्ष उससे कम उम्र की कोई स्त्री है, 16 वर्ष तक के उम्र की स्त्री है, उसके साथ गैंग रेप हुआ है, उसमें भी अग्रिम जमानत का प्रावधान नहीं है। और फिर जो है अगर 16 वर्ष की महिला कोई है या 12 वर्ष की महिला है, उसके साथ गैंग रेप हुआ है, तो उसमें भी जो है अग्रिम जमानत बने, उसको प्रावधान से उस संशोधन करके इसमें प्रस्तुत नहीं। जैसे गैंगस्टर एक्ट अभी जो आपको बताए, गैंगस्टर एक्ट, शासकीय गुप्त अधिनियम, विधि विरोध क्रियाकलाप निवारण अधिनियम, इन सब मामलों में, मृत्यु दंड के मामलों में अग्रिम जमानत के पिटीशन पर विचार नहीं कर जी। अच्छा। वो अच्छा, अग्रिम जमानत अगर निरस्त कर दिया जाता है जी, सेशन कोर्ट के द्वारा अगर निरस्त कर दिया जाता है, तो क्या उच्च न्यायालय में उसके अगेंस्ट जाया जा सकता जी है? जी 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 जी। अच्छा। अपील नहीं, फिर 438 के अंतर्गत ही जाते हैं। अच्छा, जैसे उसमें समान एक तरह से कॉन्करेंट जुरिडिक्शन है दोनों, लेकिन जो यहाँ सत्र न्यायालय द्वारा जो अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त कर दी जाती है, पुनः अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र धारा 438 के अंतर्गत ही माननीय उच्च न्यायालय उस पर सुनवाई तो क्या करती वो है। अग्रिम जमानत के लिए क्या जरूरी है किसी व्यक्ति के खिलाफ FIR हो तभी वो अग्रिम जमानत के लिए याचना कर सकता है, या उसे संभावना हो कि मुझे पुलिस किसी मामलों में FIR करके गिरफ्तार कर सकती है, ऐसी स्थिति में क्या? जी जी जी, संभावना के आधार पर भी वो जो है वो कर सकता है, लेकिन पुलिस बार बार जा रही है, कोई ऐसा आपका जो है वो, कोई ऐसा आपका जो है आपसे रंजिश रखने वाला व्यक्ति है, जो प्रभावशाली व्यक्ति है और आपके प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाना चाहता है, आपकी गिरफ्तारी किसी भी समय किसी मामले में करा सकता है, तो ऐसे मामले में भी आप जो है अग्रिम जमानत के लिए प्रार्थना पत्र दे सकते हैं, प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर सकते हैं। तो अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र जब प्रस्तुत होगा तो उसके निस्तारण की विधि व्यवस्था है कि यह है कि 30 दिन के अंदर अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र का निस्तारण हो जाना चाहिए। उसमें अग्रिम जमानत प्रदान करते समय न्यायालय कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर विचार करती है। महत्वपूर्ण बिंदु जो है, जैसे अपराध की गंभीरता, अच्छा, अपराध की प्रकृति क्या है, फिर आपका कृत्य क्या है, आप कैसे, आपका पूर्व कृत्य क्या है, हिस्ट्री आपकी, हाँ जी, आपका आपराधिक इतिहास, आपका पूर्व के, जैसे आप सामाजिक व्यक्ति हैं, आपका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है कहीं से किसी प्रकार की, और आपको कोई व्यक्ति जो है किसी झूठे मामले में फंसाकर अपमानित करना चाहता है, तो ऐसे लोगों के लिए ही
अग्रिम जमानत की व्यवस्था है। अच्छा, आपने बताया SC/ST एक्ट में, जी। तो SC/ST एक्ट में भी अग्रिम जमानत किन्हीं भी धाराओं में, जैसे SC/ST एक्ट के बारे में? जी प्रतिबंधित है। एक्ट की धारा 18 अनुसूचित जात जनजात अत्याचार निवारण अधिनियम की धारा 18 में स्पष्ट रूप से प्रावधान दिया है कि अग्रिम जमानत नहीं प्रदान की अग्रिम जमानत, अगर हम नियमित जमानत न्यायालय के समक्ष अगर हमारी विवेचना पूर्ण हो गई है, बिल्कुल, तब तक हमको गिरफ्तार नहीं किया गया है। विवेचना पूर्ण होने तक गिरफ्तार नहीं। हमारे जिस भी अभियुक्त के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत हो गया है और न्यायालय से समन भेजा जाता है, समन पर वह व्यक्ति अभियुक्त आता है और न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर के अपने आप को अभिरक्षा में देकर न्यायिक अभिरक्षा में प्रस्तुत करता है कि हम समन पर आए, हम न्यायिक अभिरक्षा में देने के लिए तैयार है, और उसी दिन जमानत प्रार्थना पत्र अभिरक्षा में देने के बाद प्रस्तुत करता है। तो नियमित जमानत सुनवाई होने में, चूंकि SC/ST एक्ट में प्रावधान दिया हुआ है कि जमानत प्रार्थना पत्र की सुनवाई तभी की जाएगी जब विशेष लोक अभियोजक प्रोसिक्यूटर को समय दिया जाएगा, सूचना दिया जाएगा उस जमानत के बारे में। अच्छा। और वादी को भी सूचना दिया जाएगा। अच्छा, तो तब तक के लिए, जब तक वादी को सूचना जाती है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर को तो सूचना मिल जाती है, फिर वो समय लेते हैं, लेकिन वादी को सूचना भेजी जाती, तब तक के लिए न्यायालय उस अपराध की गंभीरता और अभियुक्त के पूर्व कृत्य या उसके रोल, उसका कृत्य क्या है उस मामले में, जैसे छोटे मामले में जमानती अपराध है, उसका कोई विशिष्ट कृत्य नहीं दर्शाया गया है, तो नियमित जमानत प्रार्थना पत्र के सुनवाई की तिथि तक न्यायालय अंतरिम जमानत प्रदान कर देती है। बिल्कुल। तो लेकिन यह न्यायालय के विवेक पर है। अगर मामला गंभीर है, आपका कृत्य जैसे 307 का मामला है या कोई ऐसा मामला है जो 326 या गंभीर अपराध की श्रेणी में आता है, वैसे मामलों में जो है न्यायालय अंतरिम जमानत प्रदान नहीं करती है, बल्कि उतने दिन तक न्यायिक अभिरक्षा में ही रखा जाता है जब तक जमानत प्रार्थना पत्र का निस्तारण नहीं होता है। केवल जमानती अपराध के मामले में और 323, 504, 506 की अगर स्थिति है, 323, 504, 506 अगर भारतीय दंड विधान के अपराध जमानती हैं और इनका कोई करके अगर कोई अपराध तो उसमें अंतरिम जमानत, नियमित जमानत हम न्यायालय में जब अभिरक्षा में होते हैं, नियमित जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हैं, तो तब तक के लिए हमको अंतरिम जमानत, जेल न भेज करके न्यायालय हमको जो है वो अंतरिम जमानत प्रदान कर देती है। पुनः उस नियत जमानत प्रार्थना पत्र के सुनवाई की नियत तिथि को न्यायालय के समक्ष अपने आप को न्यायिक अभिरक्षा में देना जरूरी होता है। तो मजिस्ट्रेट द्वारा जो विचारणीय मामले होते हैं, इसमें जो जमानत की प्रक्रिया है वो क्या है? सेम वही प्रक्रिया? नहीं, मजिस्ट्रेट महोदय के जो विचारणीय मामले हैं उसमें जो किसी उसमें जो है 437 मजिस्ट्रेट के जब मजिस्ट्रेट महोदय के न्यायालय के लिए 437 में जमानत की विधि व्यवस्था दी गई है, बताई गई है 437 में कि उसमें ये कहा गया कि ऐसा अपराध जो मृत्युदंड, आजीवन कारावास और 7 वर्ष से अधिक के कारावास, 7 वर्ष से अधिक के कारावास से दंडनीय है, उसमें ऐसे जमानत नहीं दे देगी मजिस्ट्रेट न्यायालय। अच्छा। लेकिन वहीं पर परंतु भी लगाया गया कि लेकिन अगर कोई महिला है, कोई वृद्ध और बीमार व्यक्ति है, अच्छा, कोई व्यक्ति जो 16 साल से 18 साल से कम का वयस्क जो है वो है, तो उसको न्यायालय जो है उन कारणों को लेखबद्ध करते हुए उन मामलों में भी जमानत दे सकती है, दे आते हैं। अच्छा, कोई व्यक्ति कितनी बार जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर सकता है? जैसे मान लीजिए अगर सत्र न्यायालय में जमानत प्रार्थना पत्र हमारा निरस्त हो गया, तो क्या वहाँ निरस्तीकरण के बाद हमको उच्च न्यायालय ही जाना है या हम पुनः सेशन न्यायालय में जो है? नहीं, पुनः जैसे हमारी प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र रेगुलर जमानत यदि खारिज होती है, जी प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र हमारी नियमित जमानत प्रार्थना पत्र हमारी सत्र न्यायालय द्वारा खारिज कर दी गई, तो उस समय जो है कुछ मामला दूसरा था, बाद में विवेचना से अगर कोई ऐसा तत्व निकल गया जिससे जो है हम ये दिखा सकते हैं, मतलब हम दूसरी जमानत, तीसरी जमानत, कोई ये नहीं कि सेकेंड बेल भी डाल सकते हैं, थर्ड बेल भी डाल सकते हैं, चतुर्थ बेल डालने पर कोई रोक नहीं है, लेकिन जो भी जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किए जाएंगे, जिस आधार पर प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र खारिज की गई है, उस आधार पर नहीं प्रस्तुत किया जाएगा। अच्छा। नए आधारों पर
नहीं, अगर कोई नया आधार आता है तो हम द्वितीय जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर देते हैं। अगर कोई पुनः नया आधार आ जाता है तो हम तृतीय जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर देते हैं। किस तरह के मामले एंटी करप्शन में आते हैं? जैसा कि भ्रष्टाचार, एंटी करप्शन भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम है ये। अच्छा। तो भ्रष्टाचार के निवारण के, भ्रष्टाचार जो आपकी वैध स्रोत है, जो पारिश्रमिक है आपका, उस स्रोत के अलावा, अच्छा, वैध स्रोत के अलावा आप जो है जो भी कुछ अर्जन करते हैं वह जो है भ्रष्टाचार की श्रेणी में आता है। उसमें दो तरह के मामले आते हैं। एक तो ट्रैप केस होता है। ट्रैप केस जो मतलब साधारण भाषा में कि रंगे हाथ गिरफ्तार करने का। अच्छा। तो उसको ट्रैप केस कहते हैं। उसको शिकायतकर्ता जो है वो उस संबंधित रिश्वतखोर व्यक्ति को रंगे हाथ गिरफ्तार करवाता है। अच्छा। तो उसके लिए 2-3 जगह से व्यवस्था दी गई है। एक है जो एंटी करप्शन डिपार्टमेंट, एक अलग है भ्रष्टाचार निवारण, एक सतर्कता विभाग है। अच्छा। और एक सीबीआई। अच्छा अच्छा जी। तो वहाँ आप शिकायत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर सकते हैं। जैसे आपको किसी को, आपसे कोई जो है अपना जो वैध काम करने के लिए, जैसे इस समय ज़्यादा मामले लेखपाल और पुलिस वगैरह के आते हैं, तो भ्रष्टाचार निवारण में जब शिकायत पड़ेगी भ्रष्टाचार निवारण संगठन में या सतर्कता विभाग में या सीबीआई के पास, तो एक अपने स्तर से वो एक प्रारंभिक जांच कराते हैं। अच्छा। तो इन मामलों में जमानत की क्या स्थिति है? इन मामलों में जमानत की स्थिति, जैसे आय से अधिक स्रोत के मामले में अगर वह समाधान स्पष्टीकरण दे देता है उस मामले को, अच्छा, अच्छा, तब वो जमानत दे सकते हैं। उसी पर जमानत प्रदान किया जाता है कि हाँ इनका जो जितनी संपत्तियां उसका समाधान प्रद स्पष्टीकरण इन्होंने दिया है। और दूसरा जो होता है ट्रैप केस, कोई भी विभाग अगर ट्रैप करता है तो वो 2 सरकारी गवाह लेते हैं। जो सरकारी सेवक होते हैं, लोक सेवक होते हैं, वो भी जाते हैं और सारे लोगों को हिदायत दी जाती है कि भाई आप सादे वर्दी में रहेंगे, सादे वर्दी में रहेंगे। सादे वर्दी में लोग जाते हैं अपना भेष बदल के, और फिर जो है शिकायतकर्ता जाता है और वो फिर उनसे बातचीत करता है जिनको पकड़वाना रहता है। तो अगर वो कहते हैं कि भाई जो हम तुमसे कहे थे रुपया लाए हो, जितना हम मांगे थे रुपया लाए हो, तभी तुम्हारा काम होगा, रुपया दे दो, डिमांड करते हैं। और जो ही वह रुपया देता है उसको एक्सेप्ट करते हैं, तो वही ट्रैप टीम अगर पकड़ लेती है। पहले से ट्रैप टीम जो है उसको प्लान करके और उस पर फेनाथिलीन का पाउडर लगा के पहले से उसकी प्रक्रिया एक बार अपने भी वो उसको सोडियम कार्बोनेट में और पानी से हाथ धो के देख करके एक अलग शीशियों में तैयार कर लेते हैं। अच्छा। एक पहले प्री ट्रैप उसको बोलते हैं। अच्छा। प्री ट्रैप होने के बाद फिर ट्रैप होता है। तो जब ये डिमांड करते हैं और ट्रैप फिर पकड़ लेते हैं, प्री ट्रैप के बाद अगर ये पकड़ लिए जाते हैं तो ऐसे मामलों में यहाँ की न्यायालय जो है जिला एवं सत्र न्यायालय जो ट्रैप केस में साधारणतः जमानत हमारे जानकारी में अधिकतम माने 99% निरस्त ही हुआ है। फिर माननीय उच्च न्यायालय से उनकी जमानत जो है होती है। माननीय उच्च न्यायालय ही उस पर विचार माननीय उच्च न्यायालय उस पर विचार करता है। तो तिवारी जी, जमानत पर ही आज हमने पूरा आपसे वार्ता कर लिया है। हमें लगता है कि कोई चीज़ इसमें छुट्टी नहीं होगी अगर कोई ऐसी जी उसमें जमानत में जैसे एक तो एंटीसिपेटरी बेल हुआ और एक रेगुलर बेल हुआ। बिल्कुल। रेगुलर बेल में अंतरिम जमानत हुआ, लेकिन उसके अलावा भी आप एक डिफॉल्ट बेल होती है। अच्छा। हाँ, तो बहुत महत्वपूर्ण जो डिफॉल्ट बेल होती है। अच्छा। डिफॉल्ट बेल ये कि अभियोजन की कुछ कमी अगर रह गई है अच्छा। तो उस पे आपको जमानत प्रदान मिल जाती है। ऐसा कब होता है? अच्छा। जैसे अगर कोई व्यक्ति गिरफ्तार हुआ, अच्छा, और वह जेल चला गया, ठीक, विवेचना चल रही है। पहली प्रक्रिया तो एक विवेचना चल रही है, अगर उस अपराध में दंड जो है 10 वर्ष से अधिक है। अच्छा। 10 वर्ष से अधिक दंड है तो उसका चार्जशीट न्यायालय में 90 दिन में आएगा। ठीक, 90 दिन के अंदर। और 10 वर्ष तक के दंडनीय मामलों में 60 दिन। अच्छा। 10 वर्ष तक मीन्स 10 वर्ष से कम, जहाँ स्पष्ट लिखा हुआ कि सजा 10 वर्ष तक दी जा सकती है। तो 10 वर्ष तक मतलब न्यायालय 10 वर्ष से कम। अगर कतिपय कारणों बस विवेचक द्वारा 10 वर्ष से कम के मामले में 60 दिन में पूरी नहीं हुई, और अगर 10 वर्ष से ऊपर के मामलों में मृत्युदंड आजीवन का, उसमें 90 दिन में नहीं पूरा हुआ, अगर नहीं पूरा हो पाया तो
आपको जो है डिफॉल्ट बेल जमानत, तो ये डिफॉल्ट जमानत जो है, जमानत पर न्यायालय के प्रार्थना पत्र देने पर छोड़ दिया जाएगा। प्रार्थना पत्र अभियुक्त को प्रस्तुत करना होगा कि हम इतने दिन रह गए, हमारा विचार नहीं हो सकता, अभी तक नहीं है। तो ये कुछ स्पेशल एक्ट में इसकी जो है वो बढ़ा दिया गया है। स्पेशल एक्ट के मामलों में कुछ ऐसे मामले हैं जिसमें जो है 60 दिन 90 दिन से अधिक, जैसे कुछ इसको अधिक रखा गया है। अच्छा। जैसे आपने पूछा था अभी भ्रष्टाचार के मामलों में, अच्छा। तो भ्रष्टाचार के मामले में 10 वर्ष से कम की सजा है। अच्छा। तो उसमें अगर 60 दिन के अंदर विवेचक चार्जशीट न्यायालय में नहीं प्रस्तुत कर देता है तो डिफॉल्ट बेल मिल जाती है। एक तो ये डिफॉल्ट हुआ, दूसरा एक संशोधन किया गया है। अच्छा। 436 ये जोड़ा गया है 436 में। बिल्कुल। उसमें यह है कि अगर मृत्यु दंड या नहीं है मामला जिसमें अभियुक्त जेल में रहना चाहिए, उसमें अभियुक्त अगर शुरू से लेकर गिरफ्तार होने के लिए विवेचना से लेकर के और ट्रायल तक अभी तक जेल में पड़ा हुआ है और पता चल रहा है उसकी सजा जो है 10 वर्ष की है और वह 5 वर्ष से अधिक जेल में रह गया। अच्छा। तो उसी के लिए संशोधन हुआ 436A में। अच्छा। ये संशोधन किया गया। तो 436A में है कि अगर वह जितनी सजा है, जिस अपराध में बंदी है, उस सजा की आधी अवधि या उससे अधिक बिता लिया है तो न्यायालय उसको प्रतिभूत सहित चाहे तो जमानत बंद पत्र ले अथवा बिना जमानत के केवल व्यक्तिगत बंद पत्र पर अच्छा छोड़ सकते हैं। जी। एक जगह है कि अगर मामला 437 सब क्लास 6 है ये। अच्छा। अगर मामला मजिस्ट्रेट महोदय के न्यायालय द्वारा परीक्षणीय है, शर्त यह है कि वह मामला मजिस्ट्रेट महोदय के न्यायालय में विचारणीय हो। बिल्कुल। परीक्षणीय हो, सेशन न्यायालय का नहीं, मजिस्ट्रेट महोदय उस पर विचारण करना हो। और अभियुक्त शुरू में जेल चला गया और जेल में जब रहा, आरोप पत्र आ गया, आरोप पत्र आने के बाद उसका चार्ज बना, आरोप विरचित हो गया। आरोप विरचित होने के बाद जो साक्ष्य की पहली तिथि नियत होती है, माने जब एविडेंस की पहली तारीख लगी, बिल्कुल, उसके 60 दिन के भीतर, अगर 60 दिन के भीतर विचारण पूर्ण नहीं हो जाता है, जो कठिन है इस जमाने में, बिल्कुल बिल्कुल, अगर विचारण 60 दिन में नहीं पूरा हो गया मजिस्ट्रेट ट्रायल मामले में और अभियुक्त जेल ही में रह गया, शुरू से जेल में है, चाहे वो 90 दिन हुआ हो या जो भी हुआ हो, लेकिन जो साक्ष्य की पहली तारीख पड़ती है उससे 60 दिन देखा जाएगा। अच्छा। इस कमी का भी लाभ जो है वो अभियुक्त ले सकता है। 437 सब क्लास 6 दंड प्रक्रिया संहिता में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करके 60 दिन के अंदर विचारण ट्रायल नहीं पूरा होता है तो उसको जी साक्ष्य की पहली तिथि से लेकर के और 60 दिन के अंदर उसका विचारण अगर पूर्ण नहीं हो जाता है, विचारण पूर्ण होने का मतलब कि उसका जजमेंट नहीं हो जाता है, विचारणा तो पूर्ण होता तभी जब जजमेंट हो जाता है, तो भी अगर फैसला नहीं हो जाता है तो उसको जमानत पर छोड़ दिया जाएगा। एक महिला थी रशीदा खातून, अच्छा, उसका नाम था, उसको कुछ वो जालसाजों के शिकार में पड़ गई और पेंशन वगैरह दिलाने के नाम पर लोग बताए कि साहब पेंशन दिला देंगे, उसको दूसरी महिला बना करके और दूसरे का जमीन बेचवा दिए। अच्छा। दूसरे महिला का स्थान पर वो गवार थी, वो जानी नहीं पाई और जो दूसरी जगह दूसरे महिला खड़ी होकर जमीन बेच दी, उसी महिला के नाम से उसका खाता खुला, पैसा या सब निकलवा के वो सब ले लिए, इसको मिला भी नहीं। और महिला जब जेल काटने लगी, यहाँ से बेल खारिज हो गई, तब भी हमारे पास नहीं है, फिर जब हाईकोर्ट से भी खारिज हो गई नहीं, तो उसकी एक नतनी थी, लड़की की लड़की थी, कुरुक्षेत्र से वहाँ से आई। अच्छा। तो फिर हम देखे और उसको देखे चार्ज बना हुआ है और 60 दिन पूरा हो गया है, तो हम कहे बेल तो हम ही करा देंगे। तो वो उसने प्रश्न किया कि साहब वकील साहब, जब आप जो है यहाँ से भी बेल खारिज हो गए हाई कोर्ट से, तो आप कैसे यहाँ से करा सकते हैं? तो हम बताए कि देखो ये प्रावधान है, तुम ला कर रही हो, ये देखो जब वो पढ़ी, लड़की ला कर रही थी कुरुक्षेत्र हरियाणा से ला कर रही थी, तो जब वो पढ़ी तो वो विश्वास की हमारे पर और उस विश्वास को हम लोगों ने कायम रखा और उसकी बेल यहीं से करा दी। और यही विश्वास कायम करने के और यही अधिवक्ता को हमेशा अध्ययनशील रहना चाहिए
और अपने क्लाइंट के प्रति जैसा सजग रहना चाहिए। बसंत का मौसम चल रहा है, होली का त्यौहार आने वाला है, तो आप ये बताइए साहित्यिक गतिविधियाँ, कुछ साहित्यिक रुचि, कुछ कविता वगैरह कुछ हमारे दर्शकों के लिए है? कोई बचपन की कोई कविता याद है? कोई कविता है आपको? कविता हम नहीं, हम वो बचपन का जो प्रार्थना हम करते थे, अच्छा, उसी को हम याद रखे हैं। अच्छा, और उसी पर मार्कन जो है, शक्ति हमें दो दया निधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जावा, पर सेवा पर उपकार में हम जग जीवन सफल बना जावा, हम दीन दुखी निबलो बिकलो के सेवक बन संताप हरें, जो है अटके भूले भटके उनको तारे खुद तर जावे, पाखंड झूठ अन्याय से निस दिन दूर रहे, जीवन हो शुद्ध सरल अपना, नित प्रेम सुधार जी प्रेम सुधार। तो ये जो हम लोग प्रेयर करते थे, इसका आगे का 4 लाइन देखा, वह शक्ति हमें दो दया निधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जावा। इसका अनुपालन अगर कोई व्यक्ति करता है तो वह जीवन की किसी क्षेत्र में नहीं असफल हो ही नहीं सकता है। हमारा जो अधिवक्ता का कर्तव्य है कि अपने क्लाइंट के प्रति जागरूक रखना, उसको न्याय दिलाना। तो अगर हम अपने कर्तव्य पर डटे हुए हैं तो फिर जो हमको अधिकार तो सफलता निश्चित मिलेगी। और इसी प्रेयर को हम ध्यान में रख के, बाकी तो हम जो है कोई एक लाइन कहता है तो दूसरी लाइन हम तुकबंदी कर देते हैं। जैसे तुकबंदी में जैसे हम एक जमानत कराए थे, अच्छा, तो एक हमारे अध्यक्ष जी थे बार एसोसिएशन के, विरोध से थे और 498 का जमानत का मामला था। नहीं पहले कठिन होता था जमानत 498 में कराना, तो उसमें पति जो जेल चला गया था, हम उसमें जमानत के लिए प्रार्थना पत्र दिए थे, कोई चोट नहीं थी। काफ़ी दिन बाद FIR दर्ज कराया गया था, उस समय मीडिएशन भी नहीं होता था। तो जज साहब कहे कि भाई अध्यक्ष जी हैं आपके, हाँ ठीक है आपका चोट नहीं है, मामला जमानत का कई दिन से जेल में भी है, लेकिन जो है अध्यक्ष जी आपके जमानत में है, तो कुछ ऐसा बहस कीजिए कि हम आपको जमानत दे दें और जवाब न दे पावा। तो भाई जवाब तो अभियोजन के पास रहता ही है, जो हम कहेंगे लीगल जवाब। तो हम कहे ठीक है सर देखते हैं। तो हम कहे कि वही तुकबंदी किए कि पहले पत्नियां होती थी सती, आज पति हो रहा है सती। हाँ। यह बात नहीं है झूठी, और किसी के साथ भी हो सकता है अगर उसकी पत्नी रूठी। तो इसी पर जो है, इसी पर जमानत मिल गया जी। उनसे कहे अध्यक्ष जी से कि आप इसे ही जवाब दे दीजिए, तो वो कहे कविता हम नहीं तो इस पर उन्होंने जो है, बाकी सब मेरिट थे, जेल में था, कोई चोट नहीं थी, लेकिन मतलब ये कि अलग से तुकबंदी है बिल्कुल। अपने जैसे जो आपने कहा ना कि जैसे गैर जमानती मामलों में आपकी जो तुकबंदी है, आपके जो व्यवहार है, अधिवक्ता का आचरण अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण रखता है न्यायालय के सामने। हमारे प्राथमिक विद्यालय का जो प्रेयर था उसको अभी भी हम ध्यान में रखते हैं, और हम अपने कर्तव्य पर अभी भी जो है न्यायालय में हम जो है जल्दी अनावश्यक कहीं टाइम नहीं लेते हैं। क्लाइंट हमारा नहीं भी आया है, अगर हमको फीस नहीं दे पाया है, गवाह आ गया है, तो हम उसकी उसी तरह से जीरा करते हैं जो फीस देना है उसे ही सब। तो इसीलिए आप श्रेष्ठ अधिवक्ता हैं। नहीं श्रेष्ठ अधिवक्ता नहीं, हम अपना माने कर्तव्य मार्ग पर डटे जी। कर्तव्य का निर्वहन, बहुत सारी बात हुई, और ये इतना विस्तृत क्षेत्र है, और चूंकि आपका इतना बृहद अध्ययन है, इतनी गहराई है अध्ययन की, कि अगर हम दिन भर बात करते हैं तब भी वो बात कम है। लेकिन हर चीज की एक हमारे गुरु जी की कृपा है कि वो जब भी हम लोग जाते थे कुछ पूछने के लिए तो तुरंत कहते कि पढ़ के आओ, और वही हम भी कहते हैं पढ़िए, जो हमारे कि भाई पढ़ के हमसे पूछिए, डिस्कस करिए। मतलब जो आपको जितना बेहतर आपके पास रहेगा उतना ही बेहतर आप किसी दूसरे को दे पाएंगे। जी दर्शकों, आपने देखा कि शंकर शरण त्रिपाठी जी ने बहुत बेहतर तरीके से जीवन वृत्त पर तो बात किया ही इन्होंने, लेकिन जो विधि का सिद्धांत है, विशेष तौर से जमानत के मामले में इन्होंने इतनी बेहतर जानकारी दी है कि अगर कोई हमारा दर्शक जो विधि क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, विधि व्यवसाय से जुड़ा हुआ है, अगर इनके इस कार्यक्रम को सिर्फ ठीक से देखता है और उसको आत्मसात कर लेता है तो एक बेहतर वकील बन जाएगा। निश्चित रूप से ये कार्यक्रम आपको अच्छा लगा होगा। तिवारी जी, आपने बड़ा अमूल्य समय दिया, कई बार के आग्रह पर आपने जो है आज अपना समय निकाला, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर।